कुछ जगहों पे गया था जहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे जाके जो है फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोस बनाई हैं। मैं अब थोड़ा उनके जगहों के आपको नाम बताना चाहूँगा जहाँ पे काफ़ी जो खस्ता हालत है वहाँ के जंगलात की बात अगर करें हम उसकी। नील ब्लॉक जो है वहाँ पे पोगल, बिंगारा, रामबन ब्लॉक में भी और राजगढ़ में ये क्या कारण है? इन जगहों पे क्यों नहीं ये कटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है? ग्रीन ट्रीज़ भी कट रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हमें भी कंप्लेंटें कभी रिसीव होती हैं। जैसे आपने कहा कि नील ब्लॉक में भी अभी पीछे ही कुछ दिनों पहले मसला बना था एक वहाँ पर कि मीडिया के थ्रू ही हमारे पास रिपोर्ट आई थी। राजन सर, जहाँ तक हमने मालूम किया आपकी ईमानदारी की जो है बड़े लोग मिसालें देते हैं। वहीं अगर हम कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी शिकायत की कि राजन सर जो हैं जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है ऑफिस में ज़्यादा बैठते हैं, फील्ड में कम नज़र आते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि आप ऑफिस से ही जितने भी ऑर्डर्स हैं वो निकालते हैं? जी। सर, एक गाइडलाइन भी निकली थी जिसके तहत जिसकी जो पोस्ट होगी उसी के मुताबिक वो जो है यूनिफॉर्म भी लगाएगा। और देखने में ये भी आता है कई जगहों पे जो है दो दो स्टार लगा के भी जो है लड़के घूमते रहते हैं। तो उनके लिए क्या है प्रावधान है, क्या ये न्याय है या ये जचता है कि पोस्ट उसकी और कुछ है और वो दो दो तीन तीन स्टार लगा के जो आम लोगों को गुमराह करे? सर, अगर हम बात करें, कुछ शिकायतें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो हेल्पर लोग हैं उनको जो है फील्ड्स में ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं और जो सीनियर लोग हैं उनको अटैच कर दिया गया है ऑफिसेज़ के साथ। तो ये इसका क्या कारण है? क्यों ट्रेंड जो लोग हैं उनको क्यों नहीं फील्ड में भेजा जाता और जो हेल्पर लोग हैं उनको फील्ड में भेजा जाता है, उनकी जो नुमाइंदगी में सब काम होते हैं? जिस तरह से आपने कंसेशन की बात की और टिम्बर की बात की, तो जिन लोगों को कंसेशन दिया जाता है उनसे फील्ड में हमने क्योंकि दौरा किया है, सर्वे किया है, तो बताया जाता है कि 20-20 हज़ार रुपया लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में कितना जो है उसको जमा किया जाता है? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं DFO रामबन राजन सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। राजन सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें तो कितनी रेंजेस जो हैं वो आपके अंडर आती हैं? देखिए, हमारे जो रेंजेस जो हैं वो 3 हैं। गूल रेंज है, रामबन रेंज है और बनिहाल रेंज है। जी। गूल रेंज हमारे पास पहले नहीं थी, वो महोर फॉरेस्ट डिवीज़न के पास थी। जी। 2019 में जो है ये रेंज जो है हमें दे दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो एट प्रेजेंट में हमें मेरे पास 3 रेंज हैं। एक साइल कंजर्वेशन की रेंज भी है, ओवरऑल वो ओवरलैपिंग है, लेकिन 3 टेरिटोरियल हैं, एक साइल रेंज है। जी। तो सर, किस तरह का काम जो है वो चल रहा है फॉरेस्ट को बचाने के लिए या फॉरेस्ट को और ज़्यादा जो है डेवलप करने के लिए? क्या कुछ काम जो है आपके द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए जी, फॉरेस्ट बीइंग टेरिटोरियल डिपार्टमेंट हमारा तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पहला काम होता है कि जो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज होने से बचाया जाए। डैमेज किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि आप ग्रीन फेलिंग बोल सकते हैं, एनक्रोचमेंट बोल सकते हैं, फायर ऑफेंसेस बोल सकते हैं। जितने भी ऑफेंसेस आते हैं उनको जो है हमने फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाना है। हमारा मेन प्रायोरिटी यही रहता है। उसके बाद जो है हम फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी को बचाने के अलावा और भी हमारे काम होते हैं, जैसे कि हम लोगों को जो है कंसेशंस वगैरह देते हैं, टिम्बर देते हैं उन कंसेशन रेट पे जो यहाँ के ज़मींदार वगैरह होते हैं। और उसके अलावा जो हमारे मेन एक्टिविटी रहती है वो प्लांटेशन रहती है। हमारे हर साल जो है टारगेट फिक्स किए जाते हैं डिफरेंट स्कीम्स में। हम प्लांटेशन करते हैं, कैंपा में करते हैं, स्टेट सेक्टर में करते हैं, जेके ग्रीनिंग ड्राइव चल रही है उसमें करते हैं। और भी बड़ी सारी हमारी स्कीम जो हैं उनके तहत जो है हम प्लांटेशन जो है ग्रीन करने का जो है प्लांटेशन करने का काम हमारा चलता ही रहता है। और सबसे ज़्यादा हमें जो कैंपा में टारगेट अचीव करने होते हैं, पिछले साल भी जो है हमारा 2020-21 में तकरीबन हमने 200 हेक्टेयर एरिया कवर किया और 1 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन की हमने। जी। राजन सर, जिस तरह से आपने कंसेशन की बात की और टिम्बर की बात की, तो जिन लोगों को कंसेशन दिया जाता है उनसे फील्ड में हमने क्योंकि दौरा किया है, सर्वे किया है, तो बताया जाता है कि 20-20 हज़ार रुपया लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में कितना जो है उसको जमा किया जाता है? देखिए, जो कंसेशन जब हम किसी को भी देते हैं, जो ड्राई फालन का ही कंसेशन आपको पता होना चाहिए कि हम जो जम्मू नोटिस है जिसके तहत कंसेशन दिया जाता है ज़मींदार्स को जो जंगल के आसपास रहते हैं। तो उसमें प्री रिक्विजिट कंडीशन यही होती है कि हमें डेड ड्राई फालन ट्रीज़ ही दिया जाता है। ग्रीन ट्रीज़ तो हम उसमें किसी को देते नहीं हैं, क्योंकि जो डेड या डिकेइंग ट्रीज़ होते हैं वो ऐसे भी सड़ जाते हैं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम उसकी क्या करते हैं कि हर साल एनुमरेशन करते हैं ट्रीज़ की।
तो कंपार्टमेंट वाइज हमारे पास आती है लिस्ट की हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी है। अगर एक कंपार्टमेंट में 10 ट्रीज़ की अवेलेबिलिटी है ड्राई फलन, तो हम उस साल उसमें 10 ही दे सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते हम। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्री जिसको हमने किसी को देना होता है उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसका रेट कितना बनता है, उसको फिर कंसेशन रेट पे किया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हज़ार से ज़्यादा तो किसी भी ट्री का बनता नहीं है, 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं बनता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट हमें भी कभी सुनने को मिलती हैं, तो हमने इन चीज़ों पे बड़ा सीरियसली लिया है और इंश्योर किया है कि जो फ़ीस ट्रेजरी में जमा करनी होती है, जो असेसमेंट उसका रियल असेसमेंट है, और जो उसके हकदार हैं, सही जो हकदार हैं कंसेशन के, विलेजर्स जो हैं, जो नीडी जिनके पास लकड़ी नहीं है, जो डिपेंडेंट हैं, फॉरेस्ट की मदद भी करते हैं। जैसे फॉरेस्ट ऑफेंसेस को बचाने में कभी आग लगती है, कभी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलती हैं, तो उनका बड़ा रोल रहता है। हमारा जो लोकल्स हैं प्लस PRIs हैं उनका हमें, क्योंकि इतना हमारे पास इतना बड़ा एरिया है, मोर देन 66,000 हेक्टेयर एरिया हमारे पास है, तो हमारे पास मैन पावर भी कम है। इसलिए हम जो है लोगों के साथ मिलके ही जो भी फॉरेस्ट ऑफेंसेस या जंगल को बचाते हैं, लोगों के साथ मिलके ही बचाते हैं। तो इसलिए हम जो है उनको, हमारा जो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कंसेशन देना रहता है, हम देते हैं। जो भी अप्लाई करता है उसमें थोड़ा सा हमारा यही रहता है कि 2-3 चीज़ें हम देते हैं कि देखते हैं कि जो ग्रीन फैले अपना कंसेशन के नाम पे कुछ लोग कहीं पे जो है ग्रीन फैलिंग का हम सुनते भी हैं, तो हमने ऑलरेडी बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं और ये इंश्योर किया है कि इसको ज़ीरो तक लाया जाए, ग्रीन फैलिंग ना हो कंसेशन के नाम पे। और जो डेड और ड्राइंग और डिके या कुछ ट्री जो फॉलन है उसी का यूज़ किया जाए कंसेशन में, ये हमने इंश्योर करने की पूरी कोशिश की है। तो अगर जैसी कोई कंप्लेंट हमें आई नहीं, वैसे हम इसमें काफ़ी स्ट्रिक्टली और बारीकी से देख रहे हैं कि जेन्युइन लोगों को मिले और उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा कोई ना ले, ये इंश्योर कर रहे हैं जी। तो सर, जिस तरह से ग्रीन ट्रीज़ की आपने बात की, तो अगर वो पाया जाता है कि कहीं पे ग्रीन ट्रीज़ की कटिंग हो रही है, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए आप, मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉरेस्ट के अराउंड ही है या विद इन फॉरेस्ट है, चक्स वगैरह में है। तो लोकल्स यहाँ पर कभी ना कभी डैमेज होता है, यहाँ पर लोकल्स कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग कंसेशन पे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसक्रेंट्स बोल सकते हैं आप उनको, जो कभी कभी ग्रीन फैलिंग भी कर लेते हैं। तो हम उनको अंडर रूल जो है बुक करते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो है उनका प्रोसीडिंग वगैरह होता है, उनके कानूनी कार्रवाई जो भी है हम उनके खिलाफ करते हैं। जी सर, अगर हम बात करें, कुछ शिकायतें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो हेल्पर लोग हैं उनको जो है फील्ड्स में ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं और जो सीनियर लोग हैं उनको अटैच कर दिया गया है ऑफिसेज़ के साथ। तो ये इसका क्या कारण है? क्यों ट्रेंड जो लोग हैं उनको क्यों नहीं फील्ड में भेजा जाता, और जो हेल्पर लोग हैं उनको फील्ड में भेजा जाता है, उनकी जो नुमाइंदगी में सब काम होते हैं? देखिए, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि जो जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो गार्ड हों, फॉरेस्टर हों, हम उनको प्रपोज़ करते हैं कि उनको जो है हमारी प्राइम पोस्टिंग्स होती हैं वहाँ पर दी जाएँ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी कोई कंप्लेंट आ जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो कभी कभी हम किसी के खिलाफ एक्शन करना पड़ता है, उनको अटैच करना पड़ता है। तो हमें फिर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं है, स्टाफ कम ही है, तो हमें कभी कभी स्टाफ गैप अरेंजमेंट या इस तरीके का टेम्परेरी करना पड़ जाता है, हेल्पर से भी काम चलाना पड़ जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे जितने भी फॉरेस्ट गार्ड अगर आज हम देखेंगे, चाहे वो यंग जितने भी हैं, तो वो हमने उनको फील्ड में डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन रेयर केसेस हैं, बीच में कोई कंप्लेंट बेसिस पे अगर किसी का होता है, कोई डैमेज निकलता है, तो कोई इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, तो इन बिटवीन हम उनको कंट्रोल रूम या कहीं अटैच कर देते हैं। तो एज सच जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है, अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो उनको फर्दर डिप्लॉय किया जाता है। जी सर, एक गाइडलाइन भी निकली थी जिसके तहत जिसकी जो पोस्ट होगी उसी के मुताबिक वो जो है यूनिफॉर्म भी लगाएगा, और देखने में ये भी आता है कई जगहों पे जो है 2-2 स्टार लगा के भी जो है लड़के घूमते रहते हैं। तो उनके लिए क्या है प्रावधान है? क्या ये न्याय है या ये जचता है कि पोस्ट उसकी और कुछ है और वो 2-2 3-3 स्टार लगा के जो आम लोगों को गुमराह करे? देखिए, ये तो एक कोड बना हुआ है जिसका जो डेजिग्नेशन है, उसने कौन सा स्टार पहनना, कौन सी फीती लगानी है, अपनी मर्ज़ी से तो कोई कुछ लगा नहीं सकता है। तो हमारे मुताबिक तो हमें कोई ऐसी कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंटेस्ट जाके जो यूनिफॉर्म उसको अलॉटेड थी या डेजिग्नेटेड थी वो नहीं लगाई है। हम वेरीफाई करते हैं, अगर आपके थ्रू हमें कंप्लेंट मिली है तो अगर कुछ ऐसा होगा तो हम उस कंप्लेंट को सीरियसली देखेंगे। तो यूनिफॉर्म जो है एज पर डेजिग्नेशन ही अलॉटेड होती है। जी तो सर, अगर बात करें हम साह कटर की, साह कटर पे भी कहीं ना कहीं बैन है, और जहाँ तक हमने जो घूमा फिरा देखा,
जितने भी पेड़ हमें कटे हुए दिखे वो साग कटर से ही कटे हुए दिखे, तो इसका क्या कारण है? क्यों नहीं उस पर, अगर बैन है तो क्यों नहीं उस पर रोक लगाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साग कटर होते हैं वो वुड बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर फॉल करते हैं, जिसको आरा भी बोलते हैं हम। आरा की कैटेगरी में आते हैं। कुछ पोर्टेबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। जो बड़े बड़े आरे होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता जो है एक अंडर रूल जो है लोग अप्लाई करते हैं। उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंजर्वेटर साहब होते हैं। प्राइमरी वुड बेस होता है, सेकेंडरी वुड बेस होता है। और ये जो कटर हैं, क्योंकि इनमें आरी लगी होती है, इनका जो है जो चोर वगैरह स्मगलर्स वगैरह होते हैं, इसका जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकते हैं, करते भी हैं, बड़ी जगहों करते भी हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़े से टाइम में जो है काफ़ी सारा डैमेज जो है हो जाता है। और उनको जो है कन्वर्जन, ट्री का कन्वर्जन करने में, स्कैंट वगैरह कन्वर्जन करने में बड़ा कम टाइम लगता है। तो इसलिए जो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हैं, जो साग कटर हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और इसको हमने बड़ा सीरियसली भी लिया है। और ऑलरेडी जो हमारे कंजर्वेटर साहब ने, उन्होंने 5-6 महीने पहले की बात है, उन्होंने जितने भी डीसीज़ थे उनकी जुरिस्डिक्शन में आते थे, डीसी किश्तवाड़ आते हैं, डोडा आते हैं, रामबन आते हैं, उनको कन्वे किया था कि इनसे जो है काफ़ी डैमेज होने का चांसेस है हमारे ग्रीन गोल्ड, खासकर चनाब वैली में। और लोग इसको एक प्रोफेशन की तरह या इसका मिसयूज़ करते हैं, तो इनके खिलाफ़ एक्शन किया जाए। तो उस वक्त जितने भी डीएम्स थे, डीएम किश्तवाड़, डीएम डोडा, डीएम रामबन ने आर्डर इशू कर दिया था कि ये बैन कर दिए थे टेम्परेरी। उसमें टाइम ड्यूरेशन उनको दिया था कि जो भी जिसके पास हैं वो अपने जमा करवा दें। बहुत सारे लोगों ने करवाया। हमने मोर देन 30-40 उसमें सीज़ भी किए हुए हैं, हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं रेंज ऑफिस में। तो कुछ लोगों ने खुद भी जमा कराया, कुछ लोगों ने हमने सीज़ भी किया है। तो इसके खिलाफ़ हमारी मुहिम जारी है। हमें जहाँ भी कंप्लेंट मिलती है, रिसेंटली हमें पोगल से मिली है, वहाँ पर भी 1-2 हमने कटर, वहाँ पर एक कटर जो है उन्होंने हैंड ओवर किया है। तो हमें जहाँ भी कहीं भी कंप्लेंट मिलती है उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इससे जो है जो डैमेज, जो स्मगलर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं छोटे से टाइम में। और मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा कि अगर उनके आसपास कहीं भी कोई कटर अगर यूज़ करता है तो वो हमें बताएं। पुलिस को भी बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी इसमें एक्शन ले सकती है। फॉरेस्ट को बता सकते हैं। तो अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हमें डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो है सीरियस हम कह सकते हैं इशू है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कटर यूज़ करने वाले भी बड़े बनते जा रहे हैं। लेकिन जब से इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हुई है, डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुआ, इसमें काफ़ी रुकावट आई है। लोग अभी काफ़ी डर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब रेयर केसेस होते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट बेसिस पे हम जो है एक्शन लेते हैं, सीज़ कर देते हैं जो भी है। अगर इन केस हमें फॉरेस्ट में कोई यूज़ करते हुआ मिला तो उसको तो हम सीज़ ही कर देंगे। लेकिन अगर कोई घर से मिलता है, अगर अभी यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको हम अपने पास रख देते हैं और उसको बोलते हैं कि अप्लाई करो आप प्रोसीजर के तहत। आपको एक अगर लीगल सैंक्टिटी या लीगल परमिशन मिलती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। राजन सर, जहाँ तक हमने मालूम किया, आपकी ईमानदारी की जो है बड़े लोग मिसालें देते हैं। वहीं अगर हम, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी शिकायत की कि राजन सर जो हैं, जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है, ऑफ़िस में ज़्यादा बैठते हैं, फील्ड में कम नज़र आते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि आप ऑफ़िस से ही जितने भी ऑर्डर्स हैं वो निकालते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम फील्ड में हमें जाना पड़ता है, क्योंकि देखिए हमारा मैक्सिमम काम जो है, जो मैंने आपको बताया कि जो मेन काम हमारा रहता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ही रहता है। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में एक डीएफओ को, एक रेंज ऑफिसर को भी फील्ड का दौरा करना पड़ता है जगह जगह। हम करते हैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के, हम प्रायोरिटी फील्ड को ही देते हैं। और कभी, क्योंकि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा है, गूल में भी है, रेंज बनिहाल है, अपना राजगढ़ तक एरिया जाता है, डोडा से भी मिलता जुलता है, काफ़ी दूर एरिया हमारा, जुरिस्डिक्शन काफ़ी फैली हुई है। तो हम जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर जाना चाहिए, और जाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं टूर्स काफ़ी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर, पिछली बार की अगर हम बात करें तो कहाँ पे आप गए थे, कौन सी लोकेशन पे गए थे और क्या कुछ वहाँ पे कार्रवाई की गई थी? देखिए, मैं जब से आया हूँ मैं आपको बताऊंगा, गूल का हमने काफ़ी एरिया, ऑलमोस्ट सारा एरिया इंद तक जो है, लास्ट बाउंड्री महौर तक मिलती है, वहाँ पर किया है। हमारा जो रामबन एरिया का, इसमें ऑलमोस्ट तमाम ब्लॉक हमने कवर किए हैं टूर्स में। हमने पोगल अपना, हाँ, हम सेना भत्ती से ऊपर टॉप पे भी गए हैं। एक एरिया में अंधेर नाला पड़ता, काफ़ी दूर है, वहाँ पर भी गए हैं। और यहाँ से चंबलवास एरिया में भी गए हैं, टॉप नील टॉप तक भी गए हैं। बनिहाल में बहुत सारे राउंड लगाए हैं, नेशनल हाईवे पे उखड़ाल बोग, कौन सा काफ़ी एरिया हमने कवर करके रखे। हम जाते रहते हैं, जब भी टाइम मौका मिले हम निकलते हैं, टूर के लिए भी निकलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो राज सर, अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें हम, जिस तरह से सरकार ने भी एक जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया है कि जो फॉरेस्ट में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए ये सुविधा जो है वो की है, तो क्या स्टेटस है अभी रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें?
देखिए, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट तो हमारी यूटी में हो गया है, तो उसके लिए जो है सब डिवीज़न लेवल की कमेटीज़ भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है, बन गई हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है उसके भी ऑर्डर, एक ही ऑर्डर निकला है, उसमें बन गए हैं सारे। हम डीएफओ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का मेंबर होता है। सब डिवीज़न लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के लिए हमें जो है कुछ नॉमिनेटेड बंदे हमें नॉमिनेट करने थे बंदे, कुछ भी नॉमिनेटेड, जैसे डीडीसी मेंबर्स हैं, रिस्पेक्टेड अपने बीडीसी मेंबर्स हैं, जो भी हैं वो हमने ऑलरेडी प्रोसीजर करके डीसी साहब के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को चला गया है फॉर नोटिफिकेशन की, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे हमारा फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ हैं जितनी भी हैं 142 पंचायत में सभी जगह बन गई हैं। और जो क्लेम्स लेने का प्रोसेस था, जो अवेयरनेस करने का जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की, हमने जो है हर एक सब डिवीज़न लेवल पे भी अवेयरनेस करवाई हैं। मैं खुद इन्वॉल्व हुआ क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ बीइंग डीएफओ हेडक्वार्टर। तो बटोत का जो हमारा बटोत डीएफओ का एरिया जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, वो मैं ही देख रहा हूँ। और जो अवेयरनेस का जो मेन काम था, हमें हैंड होल्डिंग करना है। जो ग्राउंड लेवल पे जो है उनको पता नहीं है, अभी हमारे फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ बनी हैं, उनके मेंबरों को अभी इतना पता नहीं है कि फर्दर कैसे चलाना है इसको। उनको हम ग्राउंड जो है हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। और हमारी काफ़ी जो है कोशिश इसमें की गई, अवेयरनेस किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि डीसी साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हैं इसके, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के हैं। तो उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस करवाए हैं, रेंज ऑफिसर को इन्वॉल्व करके, बीडीओज़ को इन्वॉल्व करके, ब्लॉक लेवल तक करवा के। तो जो फॉरेस्ट राइट कमेटी के जो कमेटियाँ बनी हैं उनके मेंबरों को भी अवेयरनेस करवा दिया गया है। फर्स्ट जो एक लेवल का होता है वो हमने करवा दिया है, जिसके बेसिस पे उन्होंने जो है क्लेम लेना शुरू कर दिया। और हमारे पास इस वक्त जो है 444 क्लेम्स आ चुके हैं, जिसमें 440 इंडिविजुअल हैं और 4 कम्युनिटी हैं, इंक्लूडिंग गांधरी और बटोत रेंज को मिला के, जो कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बटोत के पास हैं। तो अब क्लेम्स हमारे पास आ गए हैं। अब उनका जो सेकंड प्रोसेस है वेरिफिकेशन कराना क्लेम्स का, अब वो हम जो है हमारे पास फॉरेस्ट राइट कमेटी के मेंबर्स आ रहे हैं। आज ही सुबह आए थे, एक पंचायत से आए थे यहाँ पे रामबन के, तो उनको हमने पूरा प्रोसीजर बताया है कि आपने फर्दर क्या करना है, किस तरीके से ग्राउंड पे वेरिफिकेशन करना है, अगर किसी ने कितने एरिया का क्लेम किया है, वहाँ पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करके आपने कैसे फ़ाइल बना के ऊपर भेजना है, वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। और जहाँ पर भी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, और कुछ फर्दर भी हम अवेयरनेस करवा रहे हैं। मैं खुद इन्वॉल्व होके जो है जहाँ जहाँ क्लेम आए, मैं उनको फॉरेस्ट राइट कमेटी के जितने भी चेयरमैन वगैरह उनको यहाँ पे बुला के मैं दोबारा से एक बार फर्दर बताऊँगा प्रोसीजर की, क्योंकि उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। अब हमने इसको फर्दर आगे बढ़ाना है और फास्ट ट्रैक पे बढ़ाना है। जी। तो राजन सर, ये जो इविक्शन करवाई जा रही है, ये किन लोगों के खिलाफ की जा रही है? जो लैंड इंक्रोचर्स हैं, ये कौन लोग हैं, किनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एनक्रोचमेंट का जो है इशू है वो अभी रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारा एक केस चल रहा है। जो पीआईएल चल रही है, सेव एक एनजीओ है, उनके नाम से चल रही है। तो वहाँ से हमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शंस आई हैं कि आप जितनी भी एनक्रोचमेंट है उसको नोट कीजिए, लिस्ट कीजिए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन मिली है कि आप जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा कोऑपरेट कीजिए इन डिमार्केशन ऑफ द एरिया। जो डिमार्केशन कहीं अगर हमें डिस्प्यूट है कि फॉरेस्ट हमारे बाउंड्री पिलर्स मौजूद नहीं है, तो हम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मैटर टेकअप किया हुआ है। और उसमें ये भी आया कि जितनी भी इलीगल एंट्रीज हैं फॉरेस्ट लैंड पे वो कैंसिल की जाएँ। वो मैटर जो है ऑलरेडी हमने रिस्पेक्टेड डीसी साहब से मैटर हम टेकअप कर चुके हैं, उन्होंने फर्दर डायरेक्शन दे चुके हैं वो। और इसमें क्या है कि हमने जो बताया गया था कि आप लिस्ट अप कीजिए जितना भी एनक्रोचमेंट है। और वो हमारा जो मैं बताऊंगा यहाँ पर जो है हमारा बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट है हमारा रामबन डिवीज़न में। मोर देन हमारे पास 45,000 कनाल्स एरिया आता है, 2200 कुछ हेक्टेयर बनता है हमारा, और नियर अबाउट 7,000 एनक्रोचर्स हैं हमारे। तो हमने ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, काफ़ी हेक्टिक भी थी, इसमें टाइम लगा हमारा, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो है डिटेल बना ली है कि हमारे पास इतने एनक्रोचर्स हैं, ओल्ड हैं, मैक्सिमम ओल्ड हैं। फ्रेश एनक्रोचमेंट तो हम होने देते नहीं हैं, जहाँ भी कंप्लेंट आती है वहाँ पर हम सेटल कर लेते हैं, एक्शन करके उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये जो ओल्ड एनक्रोचमेंट्स हैं उसको हम देख रहे हैं कि उनका हमने लिस्ट अप कर दिया है, और उनका जो है एक्शन प्लान जो है उनको किस तरीके से रिमूव करना है, टाइमलाइंस प्लस वो हमने ऑलरेडी जो है सबमिट कर दिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को इन द पीआईएल सेव। और एक्शन जो है लिया जाएगा एज पर एक्शन जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमने ऑलरेडी मोर देन 300 कनाल जो है रिट्रीव किया है कुछ एरिया से, इजीली रिट्रीवेबल एरिया से।
और फर्दर हमारा जो है वो इवेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। और लेकिन हम इसमें इसका भी देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की वायलेशन ना हो, और किसी ने अगर इसमें क्लेम किया है तो वहाँ पर हम थोड़ा होल्ड रख रहे हैं जब तक उसका डिसीजन नहीं होता। अगर उनको क्लेम उनका राइट रिकॉग्नाइज होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम उसके बाद हम फर्दर उसका एक्शन करेंगे। राजन सर, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत मतलब जो जगह किसी के पास फॉरेस्ट की है तो वो कितनी जगह को जो है क्लेम कर सकता है? देखिए, इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है अलग अलग किस्म के राइट्स रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। नया राइट तो कोई नहीं दिया जाएगा, ऑलरेडी वो लोग राइट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ग्रेजिंग कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से कर रहे हैं। कल्टीवेशन कोई पुराने लोग कर रहे हैं, सदियों से भी कर रहे हैं। कुछ नया करते हैं वो तो हम उनको रिमूव कर देते हैं, लेकिन कुछ सदियों से करते आ रहे हैं, 50 साल 70 साल पुराने करते आ रहे हैं। तो इसमें जो है कि एक रूल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हर एक क्लेम का इसमें अपर लिमिट जो है या एक्चुअल ऑक्यूपेशन कितना है उसका, अगर हो सकता है 4 कनाल हो, या जो है 80 कनाल 4 हेक्टेयर तक भी जाता है, ठीक है। वो एज़ पर एक्चुअल ऑक्यूपेशन है, वो हम पहले नहीं डिसाइड कर सकते कि इतना एरिया मेरे पास है, क्योंकि उनको वहाँ पर प्रूफ भी देना है। अब एक खाली बोलने से नहीं, अगर कोई अप्लाइमेंट बोलता है कि मेरे पास 500 कनाल है, खाली बोलने से नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है फील्ड में वेरिफिकेशन होगी, उसकी रेवेन्यू की टीम जाएगी, फॉरेस्ट की टीम जाएगी, वहाँ पर देखा जाएगा कि एक्चुअल ऑक्यूपेशन कितना है उसका, और उसके बाद एक्चुअल ऑक्यूपेशन आज की डेट में इतना है। फिर उसको अगर एसटी शेड्यूल ट्राइब ट्रेडिशनल डिवेलपर्स हैं, अगर वो शेड्यूल ट्राइब हैं, तो उनको प्रूव करना है कि 2005 में क्या वो उस चीज़ का यूज़ करते थे कि नहीं 2005 में। तो अगर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, उनको प्रूव करना है कि 2005 से पहले 75 ईयर्स 3 जनरेशन उनको प्रूव करना है कि वो 3 जनरेशन से उस चीज़ का यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें जो है काफ़ी ग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, और ऐसे जो है हम सिर्फ वर्बल बोलने से जो है नहीं होगा। इसमें ग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, रेवेन्यू की वेरिफिकेशन होगी, फॉरेस्ट की होगी, प्लस जो क्लेमेंट है उसको भी 2 प्रूफ लाने हैं कि वो जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है उसके सपोर्ट में 2 प्रूफ उसको भी लाने हैं। जी राजन सर, मैं कुछ जगहों पे गया था जहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे जाके जो है फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोस बनाई है। मैं थोड़ा उनके जगहों के आपको नाम बताना चाहूँगा जहाँ पे काफ़ी जो खस्ता हालत है वहाँ के जंगलात की बात अगर करें हम उसकी। नील ब्लॉक जो है वहाँ पे, पोगल, बिंगारा, रामबन ब्लॉक में भी, और राजगढ़ में। ये क्या कारण है, इन जगहों पे क्यों नहीं ये कटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, ग्रीन ट्रीज़ भी कट रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हमें भी कंप्लेंटें कभी रिसीव होते हैं। जैसे आपने कहा कि नील ब्लॉक में भी अभी पीछे ही कुछ दिनों पहले मसला बना था एक वहाँ पर कि मीडिया के थ्रू ही हमारे पास रिपोर्ट आई थी, गुलिस्तान न्यूज़ के थ्रू आई थी, तो हमने उसमें वेरिफिकेशन करवाई थी। उसमें कुछ 1-2 डैमेज केसेस के अलावा कुछ था नहीं। वहाँ पर टीम भेजी हमने, उसमें प्रोटेक्शन के भी भेजे हमने, अपने टेरिटोरियल के भी बंदे भेजे थे। तो उसके बाद जो है भंगारा ब्लॉक में है हमारा, भंगारा ब्लॉक में कुछ डैमेज केसेस थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे आप बोल रहे हैं वहाँ पर डैमेज प्रोन एरिया है, ऑलरेडी वहाँ पर एक PIL भी चल रहा है भंगारा में, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ पर हमने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है, अब काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा हमने, क्योंकि वो हमारे सेंसिटिव एरिया हैं। उस लेवल पे नहीं है, लोकल डैमेज थोड़ा बहुत जो होता है उसमें हम एक्शन लेते हैं, उनको बुक कर देते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि डैमेज ज़ीरो हो गया, डैमेज ज़रूर है, थोड़ा बहुत है, लेकिन करते लोकल ही हैं। जो लार्ज स्केल पे था, जो स्मगलिंग वगैरह होती थी या कुछ ऐसा वैसा कभी होता था, या अब तो हमने वो बिल्कुल ऐसा सच सुनने में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा लोकल लोग डैमेज कर देते हैं, वो भी बोनाफाइड यूज़ के लिए, अपने घर बनाने के लिए। ऐसा कुछ स्मगलिंग वगैरह कोई केस नहीं होता है। तो कुछ लिमिटेड डैमेज केसेस हैं हमारे पास इन ब्लॉक्स में, राजगढ़ में भी हैं, कुछ ऑलरेडी बुकड हैं, उनकी प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो जो भी हमारे नोटिस में आता है उसको हम बुक करके उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। राजन सर, अगर बात करें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो कहीं ना कहीं जो है करप्शन के भी जो इल्ज़ाम जो हैं आए दिन लगते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि करप्शन होता नहीं है, बहुत सारे लोग मिलावटी पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। तो उस करप्शन को रोकने के लिए क्या कुछ कदम जो हैं, कड़े कदम वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो हम तो अपने जो भी यहाँ पर कंसेशनिस्ट ज़्यादा हमारे मुलाजमों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लकड़ी के मसले में जो है जो कंसेशन दी जाती है वहाँ पर वो काफ़ी पैसा खाते हैं, इस तरीके का इल्ज़ाम लगते हैं। तो हम तो जो भी कंसेशनिस्ट यहाँ पे आता है उनको हम क्लियर कट बोलते हैं कि आप किसी को कोई भी अगर डिमांड करता है हमें बताइए, और किसी को कोई पैसा मत दीजिए एक्सेप्ट कि जो आपको ट्रेजरी फ़ीस जमा करनी है। लेकिन हम उनको ये भी बोलते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ड्राई फालन बोला गया है तो आप ड्राई फालन ही
एक्सट्रैक्ट कीजिए, जी। ना कि ग्रीन पे जाइए। आप वो थोड़ा मेंटालिटी चेंज कर दीजिए, क्योंकि जंगल जो बचाना आपके लोगों का जंगल है, हमारा है, सबका जंगल है। अगर ये जंगल बचेगा, एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा, हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगी, वाटर रिसोर्सेज रहेंगे, लैंडस्लाइड्स कम होंगे। कम होंगे, तो बिल्कुल। ये चीज़ें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे भी कर रहे हैं कि इस चीज़ का जो है बड़े जो रिपरकशंस बड़े डिज़ास्टर्स हो सकते हैं फ्यूचर में। इसलिए जो अपने जंगलों को हम अपने ज़मीनों की तरह बचाएं। जैसे हम अपने ज़मीनों में पेड़ होते हैं, उनको किसी को काटने नहीं देते हैं, काफ़ी उनको संभाल के रखते हैं। उसी तरह जो जंगल आपके आसपास है वो भी आपके ही हैं, वो हमने उनको प्रोटेक्शन करनी, और उसको प्रोटेक्शन करने में आपने भी आप पूरी हेल्प करनी हमारी। एक तो हमारा अवेयरनेस रहता है, ये ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहता है। दूसरा हमारा है कि हम लोगों को जो है अल्टरनेट ऑप्शन भी दे रहे हैं। अगर लोगों को देखिए, लोग जंगल में रहते हैं, उनको तो मकान बनाना ही बनाना है, बिल्कुल। उनको लकड़ी चाहिए। हम एक तरफ से स्टिकनेस कर रहे हैं जंगलों में कि आप जंगल जो है ग्रीन फेलिंग ना कीजिए, सैंक्शन प्रॉपर तरीके से सैंक्शन लेके एक्सट्रैक्ट कीजिए। लेकिन दूसरा हमारा ये लोगों को रहता है कि हम उनको अल्टरनेट भी दे रहे हैं। अल्टरनेट हम दे रहे हैं प्राइवेट सेल डिपोज़ खोल के। जी। आपने शायद गौर किया होगा, क्योंकि आप लोकल हैं यहाँ के, बनिहाल में हमारे बहुत सारे प्राइवेट सेल डिपो ऑपरेट कर रहे हैं। जी। प्राइवेट सेल डिपो जो हैं वो जो एक्सपोर्टेड टिम्बर बाहर से लाते हैं, या जो लीगल सोर्सेज से लकड़ी लेते हैं, एसएफसी से लेते हैं, तो वो लकड़ी लेके वहाँ से लोगों को डायरेक्ट देते हैं, सान लकड़ी देते हैं। तो उससे क्या है, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आपने देखा होगा बनिहाल से लकड़ी पोगल परिस्थान में जाती है, इवन की गूल में भी आती है, जगह जगह जाती है जो प्राइवेट सेल डिपो। उससे क्या हो रहा है कि हमारे फॉरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कम हो रहा है, लोग वहाँ पर ईज़िली उनको अवेलेबल हो जाती है। मेरा फोकस ज़्यादा प्राइवेट सेल डिपो पे, ऑलरेडी मैंने दिए भी हैं, और कुछ हमारे वल्नरेबल एरियाज़ है वहाँ पर भी मैं लोगों को जो उनके मेंबर्स आते हैं, कभी हमारे से मिलने आते हैं, पीआरआईज़ वगैरह आते हैं, उनको बोलता हूँ कि आप कोई वहाँ का लोकल बंदा जो है खड़ा कीजिए, हम उनको प्राइवेट सेल डिपो खोलने के लिए हम उनको परमिशन देंगे, तो आप लकड़ी उनको लोकल लोगों को दे सकते हैं। फ़ायदा इसका हमें यही फ़ायदा होगा कि हमारे फॉरेस्ट पे प्रेशर कम होगा, लोगों को लकड़ी ईज़िली मिल जाएगी लीगल सोर्सेज से। तो हमारा ये भी रहता है, अवेयरनेस भी है, ये भी है। और तीसरा सैंक्शंस भी हैं, जहाँ पर हमारी अवेलेबिलिटी है, लोगों को हम सैंक्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं एज़ पर अवेलेबिलिटी। अब ये नहीं बोल सकता, कुछ एरिया में हमारे जो है सेंसिटिव एरिया हैं, वहाँ पर हमारा फॉलन कम होता है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा रेगुलेट करना पड़ जाता है। लेकिन कुछ एरियाज़ में हमें अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम फ्रीली देते हैं सैंक्शन। और लोगों को आज भी मैं अपील करता हूँ कि आप किसी को भी अगर ज़रूरत है तो आप एक लीगल प्रोसीजर के तहत आप एक्सट्रैक्शन कीजिए टिम्बर की, हम आपको परमिशन देंगे, और इलीगल चीज़ों में मत इन्वॉल्व हुए। जी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत तो ये थे हमारे साथ राजन सिंह जी, जो कि डीएफओ रामबन हैं, और काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा हुई और आप तक ये जानकारी जो है हम साझा कर रहे हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।